सो स्टार्ट करते हैं जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स इज डिफाइंड एज अ टैक्स imposed by the government on taxpayer for goods and services rendered। मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं, मतलब गुड्स खरीदते हैं ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर रहता है ना 18% जीएसटी, और खाने वाले पे बहुत कम जीएसटी होता है, या फिर 0% जीएसटी होता है, वैसा। ठीक है। टैक्स, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पर्सनल पेयर्स टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट। जो पर्सनल पेयर होते हैं अपने पॉकेट से टैक्स पे करते हैं। पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर पे टू गवर्नमेंट। वो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हम लोग से लेते हैं और फिर गवर्नमेंट को पे कर देते हैं बाद में। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इसका एग्जाम्पल है वेट, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। अब देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लेते हैं। पेयर ऑफ टैक्स आर सफर्ड ऑन द ऑफ टैक्स ऑन एंड सेम। मतलब जो पेयर होता है वो सफ़र करता है टैक्स पे करने के लिए। मतलब कि पेयर को ही मतलब जिसने गुड्स जिसको बेचना है वही अपनी तरफ से वो पेमेंट करता है। बट इधर पेयर ऑफ टैक्स नॉट सफ़र ऑफ द टैक्स where suffer for the tax is not paying directly to the government। और ये जो होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो पेयर होता है वो सफ़र नहीं करता, और ना कि जो पेमेंट करता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब थोड़ा घुमा के लिखा है, चाहिए तो सीधे सीधे लिख देना। इधर पेयर ऑफ टैक्स नॉट सफर्ड ऑफ वन टैक्स एंड सेम। इसके बाद इनकम बेसिस टैक्स और ये सप्लाई बेसिस टैक्स है, बेस टैक्स। ये क्या रहता है, इनकम जितना रहेगा उसके ऊपर चार्ज होता है। इसके पहले वाले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें यही था ना कि वह इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, बराबर। पर ये क्या होता है, ये सप्लाई के बेसिस पे चार्ज होता है। जब भी मैंने किसी चीज़ को सोल्ड किया देन मैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज कर सकती हूँ। रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, पर्सन टू पर्सन रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट होता। जैसे कि 2 लाख तक है उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उसके बाद किसी का एनुअल इनकम उससे ज़्यादा रहा तो इतने परसेंट ऐसा चेंज होता रहता है, डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सेम होता है, नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सेम ही होता है ना। अभी जितना टैक्स लग रहा है वेफर्स पे वो तो सबको ही पे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम गरीब हो तुम कम पे करना, हाँ तुम रिच हो तो तुम डबल पेमेंट कर देना, ऐसा नहीं होता ना। चलते हैं आगे। इंटायर रिवेन्यू गोज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितना भी रिवेन्यू मतलब जितना भी कमाई होती है वो किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, डायरेक्ट टैक्स का। बट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को 50-50 बट जाती है। प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। मतलब जो प्रीवियस ईयर का इनकम होता है वो असेसमेंट ईयर में काउंट होता है। देयर इज़ नो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट टैक्स। मतलब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही यूज़ नहीं होता है। आगे चलते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इधर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये वो होता है क्या बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है उसके ऊपर, डायरेक्ट टैक्स को लेता है, उसके बारे में सब कुछ करता है। और यहाँ का कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सेस एंड एक्सेस कंज्यूमर इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इतना भी लिखोगे ना ये रिवेन्यू तक तो भी चलेगा, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेने का, जो समझता है वो लिखने का, आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे, आप समझते कितना हो। जो डिट्टो छाप के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना सही से पढ़ के जाओगे, जितना अच्छे से लिखोगे अपने समझ से, उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर और ये रिग्रेसिव। ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और ये क्या होता है, रिग्रेसिव होता है, बढ़ता रहता है, ये रिग्रेसिव होता है। चलते हैं आगे। वॉट इज़ जीएसटी। ये जीएसटी है क्या, ये कौन सी बला का नाम है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स
मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब ऐसा ये एक टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विस के सप्लाई पर अप्लाई होता है। सप्लाई पे क्या होता है? अप्लाई होता है। एक्सपेक्टेड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ, मतलब इसमें से एक्सेप्टेड है, मतलब जिसके ऊपर नहीं भरना पड़ता, जैसे अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब जो, क्योंकि उस पर ज़्यादा टैक्स रहता है। सबसे ज़्यादा टैक्स उसके ऊपर होता है, क्या बोलते हैं, अल्कोहल पे होता है। तो उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया है। ठीक है। आर्टिकल 66(12)A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। GST is a value added tax levy on the sales of services और both। GST जो होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है, वैल्यू के ऊपर एड। GST इज डिस्टिंक्ट बेस्ड कंजप्शन टैक्स। ये क्या होता है? कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। जब ये उसको खरीदा तभी उसको टैक्स पे करना है, ऐसा नहीं है दुकान में रखा तो तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब भी मैंने उसको बेचा तभी मेरे को उसका टैक्स मिलेगा, जब उसका पेमेंट होगा तो उसके साथ टैक्स जुड़ा हुआ आएगा। ऐसा नहीं होता कि अलग से टैक्स बोलता है कि अभी 5 रुपये का कुरकुरे लिया तो 3 रुपये एक्स्ट्रा दे, उसका टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो उसका प्राइस होता है उसमें ही गिना हुआ रहता है। बट हाँ, रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि जैसे वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है सामान के आपके, और नीचे लिखा होता है इतना % टैक्स इस पर लग रहा है, सो इतना % टैक्स, और फिर वो टोटल कैलकुलेट करके फिर उतना पेमेंट आपको पे करना होता है। ठीक है। GST ऑफर कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ द टैक्स क्रेडिट। GST क्या होता है? चेन की तरह होता है, जो कि लास्ट में कंज्यूमर से वो पूरा हो जाता है। GST वेयर बर्डन बर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। GST का जो बर्डन होता है वो पूरा किसके ऊपर जाता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जाता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं होता है GST का बर्डन, बिकॉज जब तक मैं उसको खरीद नहीं, अभी मैंने जो पहले सप्लायर था उसने पहले ख़रीदा जाके फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री ने उसको बेचा कुछ प्राइस पे, 3 रुपये में समझो बेचा, एक कुरकुरे का पैकेट में बेच रही हूँ 5 रुपये वाला, बराबर। तो उसने फैक्ट्री से 3 रुपये में उठाया, बराबर, तो उधर उसने GST उसको नहीं पे करना पड़ा, और जो पे भी कर रहा है उधर पे, तो वो आगे जाके कितने रुपये में बेच रहा है? 4 रुपये में वो आगे जाके 4.5 रुपये में बेच रहा है दुकानदार को। तो क्या हो रहा है, जो दुकानदार है और इसके बीच में उसने 8 आने का प्रॉफिट कमाया ना, 50 पैसे का, तो उसके बाद जो दुकानदार है वो 5 रुपये का उसको 4.5 रुपये का पड़ा, तो वो जो उसके पास खरीदने के लिए आएंगे, ये अपना जो दुकानदार है, जब इसके पास हम लोग खरीदने के लिए जाएंगे, बोलेंगे दे दे भाई, ये ले 5 रुपये और दे दे, तो वो क्या करेगा? चार्ज करेगा 5 रुपये, देगा अपना पैकेट कुरकुरे का, और फिर 5 रुपये हम लोग उसको दे देंगे, तो 5 रुपये दे लेके चला जाएगा, बराबर। तो इधर पे हम लोग GST पे कर रहे हैं, उसके पहले हम लोगों ने GST पे नहीं किया। ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो सो इग्नोर, मैं इसलिए ज़्यादा ड्राइंग करती नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है। आगे GST एलिमिनेटेड केसिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, मतलब ये टैक्स पे इफेक्ट डालती है। GST ब्रिंग यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। जो पहले पुराने इनडायरेक्ट टैक्स थे ना, वो काफ़ी भारी थे, मतलब कि बार बार पे करना पड़ता था, एक लोग को नहीं बहुत सारे लोगों को पे करना पड़ता था टैक्स, किसी किसी पे डबल टैक्स इम्प्लाइड हो जाता था। तो इसलिए क्या हुआ, जब ये GST आया ना, तो काफ़ी स्ट्रक्चर मिल गया अपने इंडिया को, ओवरऑल इंडिया के जो ट्रेड है उसको थोड़ा स्ट्रक्चर मिल गया कि हाँ इधर GST पे करना, ख़त्म इधर से, ठीक है, ऐसा होता है। बेनिफिट और नीड ऑफ GST। 1 नेशन 1 टैक्स। एक नेशन पे एक ही टैक्स होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टैक्स अपने को पे करने पड़ते हैं। वेट रिमूवल ऑफ बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स सच एज अ वेट, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज। मतलब जो पहले वेट, सर्विस टैक्स, ये सब बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, तो उसका रिमूवल हो गया, मतलब वो चला गया, अभी ज़्यादा टैक्स नहीं पे करने पड़ते। रिमूवल ऑफ
कैसिडेंस इफेक्ट ऑफ द टैक्स, रिमूव टैक्स ऑन टैक्स। अभी जो पहले डबल टैक्सेशन होता था ना किसी चीज़ पे, अभी वेट पहले वाले जो सेलर है उसने भी पे किया है, फिर जिसको बेच रहा है उसको भी पे करना पड़ रहा है, तो एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो जाते थे और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। ठीक है, तो वो कम हो गया, रिमूव ऑन टैक्स। इंक्रीज ईज टू डूइंग बिजनेस, ईज टू डूइंग बिजनेस में इंक्रीज हुआ, मतलब अभी बिजनेस करने में थोड़ा प्रॉफिट होने लगा तो लोग बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे। रिस्क इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी बढ़ गया, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा इंसान कमाएगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा करेगा। इनक्रीज जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया क्योंकि टैक्स चोरी कम होने लगी, जीएसटी सब पे पे हो रहा है, अच्छे से सब लोग जीएसटी पे करके इंक्रीज कर रहे हैं जीडीपी में। वन नेशन वन टैक्स पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो इसको मैं थोड़ा सा पॉज करती हूँ इधर पे वीडियो, पढ़ लेना इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, जीएसटी मॉडल, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अभी यूटीजीएसटी क्या होता है पहले देखते हैं। सीजीएसटी कहाँ पे करते हैं? सीजीएसटी होता है सेंट्रल के लिए, बराबर। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के लिए, बराबर। जब भी यूनियन टेरिटरी में जब भी गुड्स का सप्लाई होता है ना, तो उसमें यूजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों पे करना पड़ता है यूनियन टेरिटरी के लिए, बराबर। और एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है अगर सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो, और आईजीएसटी का भी होता है जब स्टेट के बाहर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, मतलब कि जैसे गुजरात टू महाराष्ट्र अगर सप्लाई हो रहा है तो उधर पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी इंटरनेशनल जीएसटी नहीं होता है, ठीक है, इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है। देखो इधर पे लिखा हुआ है ना, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा, देखो इधर लिखा है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गुड्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, सीजीएसटी एक्ट के बारे में, ये यूनियन टेरिटरी एक्ट के बारे में है। तो बहुत ज़्यादा इसके डीप में मैं नहीं जा रही हूँ, आपको अगर पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये देखो ये सारे आते हैं अपने यूटीजीएसटी वाले में, क्योंकि ये सारी वो है क्या अपने यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो है वो आईजीएसटी के बारे में पूरा पढ़ लेना अगर आपको चाहिए, अदरवाइज़ इतना आपके लिए बस नॉलेज बेसिस पर आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप अगर लिख के आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जो कि चार्ज का भी होता है जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होता है, तभी इंटरस्टेट सप्लाई का एक अच्छा सा थोड़ा बड़ा सा हैवी सा एग्जाम्पल लिख देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इंटरस्टेट वर्सेस इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रेड। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में क्या अंतर है? इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रांसफर टू टैक्सेबल ओनली व्हेन द इंट्री हैज़ मोर देन द regional on one state. For example, factory located at Tamil Nadu, warehouses is located on the same state. However, the registration separately under the GST, the transfer between them is treated as a supply. Hence, CGST plus SGST will be leaved. Interstate stock transfer is taxable. It means IGST will be टैक्सेबल। जब भी क्या होता है अपना तमिलनाडु, फैक्ट्री भी तमिलनाडु में लोकेटेड है और वेयर हाउस इज ऑल्सो लोकेटेड इन सेम स्टेट तमिलनाडु, वेयर द रजिस्ट्रेशन
सेपरेटली, मतलब दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो सेपरेटली हुआ है, तो वो किस में होगा, वो काउंट होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई में, तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई में होगा, तो वो भी जो है वो टैक्सेबल होगा। इधर देखो दिया हुआ है, एक तेलंगाना में है एक ऑफिस, दूसरा ऑफिस जो है वो किधर पे उधर आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों का ऐसा होता है, देखो जो जीएसटी नंबर होता है ना, स्टार्टिंग का सेम होता है, पर एंडिंग का जो होता है वो राज्य का कोड होता है ना, एंडिंग का, जैसे महाराष्ट्र का होता है 47 लास्ट में, तो ऐसे ही जो इधर का कोड होता है ना, ये चेंज होगा अगर तो अलग स्टेट में उसकी एक जगह पे फैक्ट्री चल रही है, जैसे थाने में हमारी फैक्ट्री चल रही है और मुंबई में अपन सप्लाई कर रहे हैं ना, नहीं थाने में अपनी फैक्ट्री चल रही है और अपन सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं अहमदाबाद, ठीक है। तो जब अहमदाबाद में हम लोग जाएंगे तो उधर गुजरात का पिन कोड लगेगा, तो ये पीछे का जो मेरा जो फैक्ट्री है वो किधर पे, गुजरात में, पर जो मेरा सामान है वो कहाँ पे बनता है, ये बनता है महाराष्ट्र में, बराबर, और सप्लाई होता है गुजरात में। तो जब भी इसका जो जीएसटी नंबर होगा और इसका जो जीएसटी नंबर होगा वो दो अलग अलग होगा, जिसमें लास्ट के दो नंबर दोनों के डिफरेंट होंगे, बाकी नंबर जो होगा वो इसका भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, क्या इंटर स्टेट सप्लाई, उसमें आईजीएसटी लगता है। जीएसटी रेट 0% ऑन एसेंशियल आइटम जैसे राइस, और वो 5% ऑन द मास कंजप्शन, 12% ऑन द कंप्यूटर वो सब लेते हैं उसके लिए, 18% हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप एंड, ये चेंज होता रहता है, पहले काफ़ी ज़्यादा था, अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सो वो बदलता रहता है, उसको इतना ध्यान से रटने वटने की ज़रूरत ना है अभी उनको। बिज़नेस क्या होता है ये सब अपने को उसके लिए आ सकता है, शॉर्ट नोट्स के लिए, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रेडिटर मत याद करो, उसको रीड करो, समझो और फिर अपने हिसाब से लिख देना। बिजनेस इंक्लूडेड एनी ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोफेशनल वैक्स एडवेंचर वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेयर देयर इज नो नॉट इफ इट इज़ देयर फॉर द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, मतलब इसमें सारे ट्रेड आते हैं, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, बाकी सब जो आता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस। एनी एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन इज कनेक्टेड विद द इंडिविजुअल इंसिडेंटली, सब क्लॉज ए, ये सारा बहुत बड़ा है, इसको रीड कर लोगे एक बार तो आपको समझ जाएगा बिजनेस क्या होता है। वो जो सेक्शन 217 में लिखा है, पहला जो ए पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लेना अच्छे से, बाकी आपको जैसा समझता है उसके हिसाब से आप लिखते जाएंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या है, कंसीडरेंस। कंसीडरेंस क्या होता है, कंसीडरेंस इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैं कोई सामान खरीद रही हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिल रहा है, तो वो मेरा क्या हो गया, कंसीडरेशन। और कभी कभी होता है बार्टर सिस्टम भी अप्लाई होता है, कि मतलब कोई सामान मैं दे रही हूँ तो उसके बदले मुझे कोई सामान मिले, तो वो बार्टर सिस्टम होता है, उसको भी कंसीडरेंस काउंट करते हैं, ठीक है। उसी के बारे में है, तो आप पढ़ लेना अच्छे से। इंडिया 2 सेक्शन, इंडिया क्या है, इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया मीन्स अ टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्स टू द आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरली सच ऐसा वाटर, ये नहीं आता एक्चुअली में, ये ऐसे। पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है, पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। पर्सन इंक्लूडेड एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। मतलब जो होता है इंडिविजुअल, मतलब कोई एक इंसान, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी और फर्म, ये सब क्या पर्सन में काउंट होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये पहला इंडिविजुअल जो है वो तो पर्सन है ही, बाकी जो नीचे के वो क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। याद है ना, हमने 11th में पढ़ा था पहले आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसके बाद बहुत बार उसका नाम आया है, ठीक है। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
an associated of the person of the body of individual where the incorporated or not in India to outside India, मतलब कि अगर वो साथ में associated है, कोई बहुत सारे कुछ कम्युनिटी होती है जो कि साथ में एसोसिएटेड होता है, जैसे कि ए पर्सन ABC, ये लोग साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है ये इंडिया का है, बाकी ये दोनों जो है क्या है, आउटसाइड इंडिया के, USA के, और ये दोनों के ये किधर का है, इंडिया का है, और ये लोग साथ में मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किए, बराबर। तो क्या हो गया, जब साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तो एसोसिएशन बन गया, तो वो कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी। एनी कॉर्पोरेटेड established by the order of any central act, state act and provision गवर्नमेंट ऑफ द इस क्लॉज 45 और सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में, तो जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय ऑफ और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब कि इंडिया से एसोसिएटेड हो और वो कॉर्पोरेट बॉडी का पार्ट हो, तो वो क्या होता है, वो उसको भी पर्सन गिना जाता है। और कॉर्पोरेट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट सोसाइटी, मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी भी जो होती है वो भी पर्सन में काउंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, और लोकल अथॉरिटी भी होती है पर्सन, और सोसाइटी एज द डिफाइंड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, वो भी क्या होता है, पर्सन होता है। और कोई ट्रस्ट हो वो भी पर्सन होता है। और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट फीलिंग विथ इन एनी ऑफ अबव, मतलब ये सब के अबव भी अगर कोई होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, वो भी जो होता है उसको पर्सन में काउंट होगा। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, जितने पॉइंट याद रहेंगे उतने लिख देना। स्टार्टिंग के ये इम्पोर्टेंट है, F तक लिखना तो अच्छा पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद के ये जितने आपको इसमें से याद रहेंगे जो आपको छोटे पड़ेंगे। ये जो है कुछ एग्जाम्पल है पर्सन के, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, और HDFC बैंक कंपनी है, वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो है लोकल अथॉरिटी। ये सारे जो एग्जांपल है। मिस्टर रौनक इंडिविजुअल है। क्या होता है रिसिपिएंट, अभी ये बहुत बार आप नाम सुनने वाले आगे GST में, रिसिपिएंट कौन होता है, क्योंकि हम लोग अभी ये GST एक्ट होता है वो पूरा सप्लाई के ऊपर होता है, कि मतलब जब ये गुड्स सप्लाई किया तभी उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, जब तक रिसीव नहीं होता तब तक उसके ऊपर टैक्स कोई चार्ज होता ही नहीं है। सो रेसिपिएंट अभी थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में बहुत ज़्यादा रेसिपिएंट हर बात पे आने वाला है, ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। रेसिपिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के बारे में है इसमें। वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, द पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे दैट इज कंसिडरेशन, मतलब ये वही इंसान है जो कि पेबल होता है गुड्स और सर्विस का, जो भी अगर कोई गुड्स खरीदा और कोई सर्विस रिसीव किया तो जो पे करता है वही कौन होता है, रिसिपिएंट, मतलब कि कह सकते हो जैसे जो कस्टमर होता है वही होता है अपना रेसिपिएंट, बराबर। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, supply of goods, the person to whom the goods are delivered of or made available, to whom possession or use of goods is given made to available, अगर जो गुड्स ख़रीदा है उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, मतलब कुछ पे नहीं किया है, तो जिसको वो गुड्स डिलीवर हुआ है, मतलब जिसके पास वो अवेलेबल है, मतलब जो यूज़ कर रहा है वो गुड को, वो जो होगा वो क्या होगा, रेसिपिएंट होगा। विच ऑन कंसिडरेशन इज़ पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द पर्सन टू हुम द सर्विसेज इज रेंडेड एंड एनी रेफरेंस टू पर्सन हुम a supply is made shall be considered as a reference or receipt of a supply
It shall be included an agent acting as such a behalf of the recipient is related to the goods and services or both supplied. जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो पर कोई पर्सन है जो कि उसका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रेंडर मतलब कि सर्विस लेके वो एजेंट की तरह काम कर रहा है और जो एजेंसी है उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो क्या उसको क्या मानेंगे, वो उसे रिसिपिएंट, गुड्स और सर्विस दोनों का रिसिपिएंट मानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑपरेटर 2 सबसेक्शन 45 इलेक्शन कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स any person who own, operate and manage the digital or electronical प्लेटफॉर्म फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए जो लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं वो इसमें आएंगे। गुड्स क्या होता है वो? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूडेड द एक्टेबल क्लेम, क्रॉप और grass and things acted to or the form of part of land which is aggregate to services before the supply under the contract of supply। गुड्स मतलब होता है जो भी सामान मूवेबल होता है, मूवेबल को गुड्स बोलते हैं, जो मूवेबल नहीं होता वो प्रॉपर्टी रहती है, पता है मूवेबल नहीं होता है, इनमूवेबल मूवेबल अपने पढ़ा था। टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 Taxable supply means a supply of goods and services or both which is liable to tax under this act। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो क्या था? वो टैक्सेबल सप्लाई था जो कि क्या होता है, जो लाइबल होता है टैक्स पे, मतलब जो भी जो गुड को सप्लाई किया ना वो गुड्स पे क्या होता है, टैक्स लगता है सीधा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन ये 78 है, ये जो था 108 था। Not taxable supply means a supply of goods and services or both which is not liable to tax under the act or under the integrated goods and services tax। मतलब ये कहीं भी लाइबल नहीं होता टैक्स पे करने के लिए, जैसे कि जो गुड्स को हम यूज़ करते हैं खाने के लिए उस नहीं होता है। प्रिंसिपल सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 90 प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज constitute the predominant element of the composite supply and or which any other supply from the part of the corporate supply agency। मतलब ये जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है वो क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज जो कि कंस्टिट्यूट ऑफ मतलब हमेशा लेते रहते हैं वो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म है जिसका यूज़ करते हैं। Reverse charge means a liability pay tax by the recipient of the supply goods and services or both instead of the supplier to such a goods and services। मतलब जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, जो कि लाइबिलिटी टू पे द टैक्स बाय द रिसिप्ट ऑफ द सप्लाई, मतलब जो भी सप्लाई रिसिप्ट होता है तभी वो इंसान जो होता है वो लायबल हो जाता है पे करने के लिए। ये हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं सप्लाई पार्ट में, जो कि टाइम सप्लाई में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सप्लायर क्या होता है? सप्लाई 2 सबसेक्शन 8 सप्लायर इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ shall means a person who supply and said goods and services or both shall be included a agent acting as a such a behalf of the such a supply related to the goods and services or both। जो goods and services को सप्लाई करता है वही क्या होता है, सप्लायर होता है अपना। ईजी। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू रजिस्टर अंडर द सेक्शन 22 और सेक्शन 24। मतलब कि जो रजिस्टर्ड होता है जीएसटी में वही जो होता है वो क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन होता है। बस यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। मैं इस पीडीएफ को शेयर करने वाली हूँ अपने टेलीग्राम
ग्रुप में। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये PDF वहीं पे मिल जाएगा। और चाहिए तो इधर आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप चाहिए तो इसको रीड कर सकते हैं, बट ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे के चैप्टर में थियरी बेस से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बट उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो फुल लेंथ क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको नहीं पूछने वाला, वो 10-20 मार्क्स के लिए पूछेगा अगर आएगा भी। तो ये जो है ये इधर तक आपको जो 4 शॉर्ट नोट्स आते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और 1 लाइन आंसर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं अपन आगे के पढ़ने के लिए। तो सीधा हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई। सो बाय बाय, वॉच कंटिन्यू।